अगला जो टॉपिक अपना है वो है विश्व मानव अधिवास। देखिए बच्चों, अधिवास किसको कहते हैं? अधिवास क्या होता है? अधिवास, वास मानी रहना। अधिवास का अर्थ होता है किसी जगह पे रहना। मनुष्य ने एक समय से जिस स्थान को चुना रहने के लिए, उसमें स्थायी अस्थायी कई प्रकार से उसके अधिवास रहे। किन परिस्थितियों में उसने स्थायी अधिवास बनाए, किन परिस्थितियों में उसने अस्थायी अधिवास बनाए, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित विकसित आवासों के, मतलब जो आवास थे यानी घर जो थे, उन घरों का जो रूप था वो विकसित अवस्था में, यानी पहले जहां से मनुष्य ने शुरुआत की वहां घरों का कुछ अवस्थाएं अलग थी, फिर धीरे धीरे उसके रूप में परिवर्तन हुआ। आवासों के संगठित समूह है। संगठित समूह का अर्थ है कि पहले व्यक्ति जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, अकेला रहता था, लेकिन धीरे धीरे सुरक्षात्मक दृष्टि से उसने समूह में, गांव में, ढाणियों में, कबीलों में रहना शुरू किया। और वही ढाणियां गांव बने, गांव बनकर नगर बने, नगर विश्व नगर बने, नगरों का विकास आगे आगे बढ़ते गए। ये सारे अधिवास कहलाए। यानी कहने का अर्थ है कि मानव द्वारा निर्मित विकसित अवस्थाओं के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। यानी एक समूह में जो लोग रहते हैं उसको अधिवास कहते हैं। सीधे से रूप में अपन कह सकते हैं अधिवास का अर्थ होता है घर, घरों का एक समूह है जिसमें लोग रहते हैं। उसको हम अपने अलग अलग शब्दों में अलग अलग नामों से जानते हैं। उसी क्रम में मानव अधिवास को मानव बस्ती अर्थात मनुष्यों का एक समूह है जिसको हम अपनी भाषा में गांव, बस्ती, नगर के रूप में कहते हैं, उसको मानव बस्ती कहा जाता है। जिसमें लोगों के जो स्थान जहां लोग रहते हैं वो बने होते हैं, उनको हम आवास के नाम से, मकान के नाम से, घर के नाम, निवास स्थानों के नाम से जानते हैं। इन सब का समूह है अधिवास की मूलभूत इकाई है। यानी कहने का अर्थ है कि जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं, समूह में रहते हैं, उनके सब घरों का एक समूह है अधिवास कहलाता है, जहां लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे की सहायता से करते हैं। अब अधिवास का अर्थ यह है कि व्यक्ति का एक परिवार, एक समाज एक जगह रहता है, उसको हम अधिवास कहते हैं। तो अधिवास जो है वो एक झोपड़ी से लेकर के और भव्य इमारत तक हो सकता है। यानी अधिवास हम किसको कहेंगे? अधिवास का अर्थ है कि गांव के अंतर्गत एक झोपड़ी है, उसको भी हम अधिवास कहेंगे। और महाराष्ट्र के मुंबई जैसे शहर में बहुत आलीशान जो बंगला है उसको भी हम अधिवासी कहेंगे। यानी झोपड़ी और एक इमारत है, उन दोनों को हमें अधिवासी कहेंगे। बस्तियां छोटे में विकसित होती है, मतलब बस्तियां छोटे आकार में विकसित होती हैं और विकसित होकर के, क्योंकि प्रारंभिक रूप में हम किसी भी गांव का, किसी भी नगर की यदि बात करें, इतिहास पढ़े, तो प्रारंभिक रूप में वो एक छोटे आकार में था, धीरे धीरे उसके रूप में परिवर्तन आया। तो ये बस्तियां छोटे आकार में विकसित होकर के पहले गांव से कस्बे बने, कस्बों से नगर बने, नगरों से महानगर बने, महानगरों से विराट नगर बने और विराट नगर से विश्व नगरी या मिलियन सिटी के रूप में उभर के आए। यानी जनसंख्या की दृष्टि से इनको अलग अलग नाम दिया गया है, महानगर, विराट नगर, विश्व नगर के रूप में। तो जनसंख्या के आधार पर इन्होंने अपने अलग अलग रूप धारण किए और इन्हीं की, मतलब इनसे जो संपर्क था, जैसे गांव की यदि अपन बात करते हैं तो गांव के अंतर्गत एक गांव से दूसरे गांव के अंदर जो संपर्क होता था, वो संपर्क का या तो गांव के बीचों में अंदर एक पगडंडी होती थी। पगडंडी मतलब लोग पैदल चल करके जिन स्थानों के अंदर से जाते थे वो पगडंडियां होती थी, या गांव के अंतर्गत गलियां होती थी, सड़कों से एक गांव दूसरे गांव से जुड़े होते थे। नगरों में नगर परिवहन, नगर या मार्ग आदि से आपस में जुड़े हुए होते थे। कहने का अर्थ है कि एक दूसरे गांव, एक नगर, मोहल्ले या मतलब गांव के अंदर जो बस्तियां बटी हुई है, नगरों में बटी हुई है, वो एक दूसरे से अलग अलग मार्गों से जुड़ी हुई थी। इसी चीज को परिभाषित करने के लिए भूगोलवेत्ता प्रोफेसर विडाल डी लाब्लास ने अपनी परिभाषा दी। उसमें उन्होंने कहा है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना को ही अधिवास कहते हैं। विडाल डी लाब्लास ने क्या कहा कि मानव अपने आवास किसको कहेंगे? कि मानव तो स्वयं अपने आवास के लिए, मतलब अपने रहने के लिए जिस जगह का निर्माण करता है, जिसमें वो अपनी कमाई हुई, खोजी हुई, प्राप्त की हुई संपत्ति को रखने के लिए निर्मित जिस जगह का बनाएगा, जिस जगह का निर्माण करेगा, उसको आवास कहते हैं। मानव ने अपने विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण
यानी प्रारंभिक में मनुष्य जब जंगलों में भटकता था तो कहीं ना कहीं उसके मन में एकत्रीकरण आया। एकत्रीकरण यानी वस्तुओं को इकट्ठा करना उसका प्रारंभ हुआ। तो एकत्रीकरण का जो उद्देश्य था, एकत्रीकरण यानी इकट्ठा करके वो रखेगा, साथ ही साथ उसका आखेट यानी शिकार की अवस्थाओं को पार कर, यानी मनुष्य जहां से एकत्रीकरण करता था या उसके बाद में शिकार की अवस्थाएं थी, उन अवस्थाओं को पार करके मनुष्य पशुपालन अवस्था के साथ यानी पशुपालन अवस्था तक पहुंचा। पहले वो कोई उसका स्थायी अधिवास नहीं था, लगातार भटकता रहता था, लेकिन एक जगह जाकर के उसको लगा कि पशु जो है वो उसके जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो इसने पशुओं को पालना या पशुओं की अवस्थाओं के साथ पशुपालन के साथ साथ उसने कृषि का कार्य करना प्रारंभ किया। और जहां से उसने प्रारंभ किया कर दिया तो वह पशुओं के स्वयं की सुरक्षा यानी पशुओं को और पशुओं के साथ साथ अपनी सुरक्षा और अनाज के भंडारण के लिए उसने स्थायी अधिवास की आवश्यकता पड़ी। जहां से मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ किया और पशुपालन के साथ साथ उसने कृषि कार्य करना शुरू किया, तो उसको किस चीज की आवश्यकता पड़ी? स्थायी अधिवास। क्योंकि जहां कृषि की उसने तो वहां रहने के लिए उसको स्थायी अधिवास मतलब रहना पड़ा। तो इसने स्थायी अधिवास को चुना, जिसने उसने अपने कमाए हुए धन, एकत्रीकरण चीजें, सुरक्षा, अनाज का भंडारण, पशुओं के लिए सुरक्षा, कृषि के लिए जगह, इन सब चीजों के लिए उसने स्थायी अधिवास बनाए। और इसी आवश्यकता पड़ी उसने पुराने गांव के आकार को बढ़ने से नगरों का विकास हुआ। यानी लोग गांव में रुकने लगे, एक परिवार, दो परिवार, 5 परिवार, इस प्रकार परिवारों का समूह बढ़ा और वही गांव जो है वो आगे बढ़ करके नगरों का रूप उन्होंने गांवों ने धारण किया, यानी जो गांव थे वो नगर बने। तो इसी विकास की परंपराओं का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व जितनी भी सभ्यताएं मिली, वो सभ्यताएं भी इस चीज को प्रकट करती हैं कि जो छोटे क्षेत्र थे वो विकसित होकर के एक नया रूप नगर के रूप में प्रारंभ हुए, जिसमें मिस्र की सभ्यता में भी ये चीजें सिद्ध होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात की घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति का विकास हमें सामने दिखता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य ने कहीं न कहीं जाकर के एक स्थायी अधिवास प्रारंभ किया, यानी अस्थायी से स्थायी। तो अधिवासों की उत्पत्ति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन से? एक तो अस्थायी, यानी जैसे मैंने ऊपर बताया प्रारंभिक अवस्था में उसका जो आवास था वो अस्थायी था, और उसके बाद जब उसने कृषि, पशुचारण आदि शुरू किया तो उसने स्थायी अधिवास प्रारंभ कर दिया। तो अधिवासों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो पहले अब हम बात करते हैं अस्थायी अधिवास की। अस्थायी अधिवास में मनुष्य प्राचीन काल से मानव के द्वारा कुछ अधिवासों के शिकार मौसम यानी मौसम के अनुसार शिकार की अनुकूलता, यानी किसी क्षेत्र में जाकर वो शिकार करता था, कुछ समय के लिए वहां रहता था, फिर वापस उस जगह को छोड़कर के किसी दूसरे स्थान पर चला जाता था। तो मौसम की अनुकूलता के आधार पर पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टियों से कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते थे। यानी मनुष्य कुछ समय के लिए किसी जगह पे जाता था, वहां पशुओं को चारण करता था या सुरक्षात्मक दृष्टि से शिकार करता था, तो कुछ समय के लिए वहां रुकता था। जैसे ही वो समय वहां से निकल जाता था उसके बाद में वो उस जगह को छोड़े देता था। जिसमें अपन भारत की यदि बात करें तो भारत के अंतर्गत ऋतु प्रवास होता है। तो ऋतु प्रवास के अंतर्गत आपने सुना होगा बच्चों की ऋतु प्रवास के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में रहने वाली जो कई जनजातियां हैं वो कुछ समय के लिए बर्फीली क्षेत्र जो हिमालय है उसके ऊपर जाती हैं, और जब वहां सर्दी पड़ती है तो उस बर्फीले क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो ये ऋतु प्रवास भी एक प्रकार का अस्थायी अधिवास होता है। तो शिकारी जो होते हैं या किसान जो होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए स्थानों में परिवर्तन करते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते हैं, तो आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में भी कई जनजातियां जो हैं आज वो भी इस प्रकार का अस्थायी अधिवास करती है, जिसमें नागा जनजाति जो पश्चिमी भारत में रहती हैं, पूर्वी भारत में रहती हैं, उनके द्वारा स्थानांतरण कृषि की जाती है। यानी नागा जनजाति जो पूर्वी भारत में रहती है उनके द्वारा स्थानांतरण कृषि की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि जो होती है स्थान बदल बदल के कृषि की जाती है। तो ये अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। ये लोग जो कुछ समय के लिए कृषि करते हैं वो उस स्थान को छोड़ करके फिर एक नए स्थान को चुनते हैं, यानी एक स्थान पर लगातार 3-4 साल कृषि करके उस स्थान को छोड़े देते हैं, जिसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। उसी प्रकार स्टेपी मैदानों में रहने वाली जनजाति किर्गिज
एस्किमो जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती हैं वो लोगों द्वारा मौसम की अनुकूलता के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में इग्लू बनाते हैं। इग्लू जो होता है वो एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया गया बर्फ का घर होता है जो वो लोग वहां पर अपनी अनुकूलता के अनुसार बनाते हैं। उसी प्रकार सहारा मरुस्थल में रहने वाली एक बद्दू जनजाति और रॉकी पर्वत जो है उसमें पाई जाने वाली एक रेड जनजाति और उसी प्रकार कालाहारी जो मरुस्थल है तो उस मरुस्थल में पाई जाने वाली अफ्रीका के अंतर्गत बुशमैन जनजाति। तो ये जनजातियां सारी अस्थायी जनजातियां हैं। और उसी में यदि अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मारवाड़ में पाई जाने वाली जनजातियों में रेबारी है, गायरी है, बंजारे हैं, ये सब अस्थायी आवास बनाते हैं। यानी जब तक इनको एक स्थान से किसी चीज की प्राप्ति होती रहती है, खाद्य पदार्थ की, पशुचारण की, वो स्थायी रहते हैं। उसके बाद में उस जगह को छोड़ करके किसी नए स्थान को चुने लेते हैं। जैसे अपने राजस्थान में पशुओं को लोग जो चराते हैं तो पशुओं के भोजन के रूप में जिस दिशा में उनको भोजन मिलता है उसी आधार पर चलते हैं, जिसको आप अपनी भाषा में रेवड़ बोलते हैं। अब बात करते हैं स्थायी अधिवास की। तो स्थायी अधिवासों में जो बात की जाती है कि विद्वानों ने उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति मानते हैं। यानी जो स्थायी कृषि की गई उस स्थायी कृषि के साथ साथ स्थायी अधिवासों का भी रूप सामने आया है। जो किसी मानव बस्ती का स्थायित्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। मतलब ये चीजें जो सिद्ध हुई कि उस जमाने में भी उत्तर पाषाण काल में भी लोग स्थायी थे। तो स्थायी क्यों थे, उनके किन बातों पर निर्भरता थी, उनमें सबसे पहला कारण था स्थानीय सिंचित संसाधन। व्यक्ति स्थायी वहीं रहता था जहां उसे अच्छी सुविधाएं मिलती थी। तो जहां अच्छे सिंचित यानी जल के अच्छे संसाधन मिले, उन संसाधनों के स्थान पर व्यक्ति स्थायी हो गया। जैसे यदि भारत की बात की जाए वर्तमान की, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो गंगा के मैदान में जनसंख्या अधिक होने का मूल कारण यही है कि वहां पर अच्छी मिट्टी है, अच्छा अनाज उत्पन्न होता है। इसलिए उस जमाने में व्यक्ति स्थायी अधिवास वही हुआ जहां उसको अच्छे संसाधन, अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी, चीजें मिली। दूसरा है बाह्य विश्व से संबंध। व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़कर के एक नए क्षेत्र में जाकर रहना इसलिए पसंद करता था कि वो अपनी संस्कृति, अपने क्षेत्र को छोड़कर एक नए क्षेत्र की ओर संपर्क करे, जिससे समाज के एक नए रूप को उसको देखने को मिले। तो बाह्य विश्व से उसका संबंध भी एक स्थायी अधिवास का एक कारण रहा। भावी उन्नति की संभावना। यदि व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़ेगा कि अपने क्षेत्र में रहेगा तो समाज की वही स्थिति चलती रहेगी। लेकिन व्यक्ति अपने समाज को छोड़कर एक नए समाज की ओर गति कर रहा था ताकि उसको एक नए समाज की, एक नई स्थिति की, एक नई उन्नति की राह मिले। इस व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़कर नए क्षेत्रों की ओर गमन कर रहा था जहां जाके वो स्थायी हो रहा था। चौथा कारण इसमें आता है सुरक्षा। व्यक्ति हमेशा से उस क्षेत्र को चुनेगा जहां पर उसके जीवन की क्या हो, सुरक्षा हो। यानी व्यक्ति कभी भी ऐसे क्षेत्र को नहीं चुनेगा जहां पर उसके जीवन को खतरा हो। इसलिए व्यक्ति जो है वो समूह में रहना प्रारंभ किया, जिससे एक दूसरे व्यक्ति की क्या होने लगी, सुरक्षा होने लगी। इसलिए गांव बसे, बस्तियां बसी, नगर बसे, कहीं ना कहीं कारण उसका सुरक्षा था जब एक व्यक्ति किसी दूसरे की सुरक्षा करता है। साथ ही साथ स्थायी अधिवासों में धार्मिक कारण भी है। जो धार्मिक स्थल थे, आज हम भारत के किसी भी क्षेत्र की बात करें तो धार्मिक जो स्थल है वहां पर जनसंख्या ज्यादा होने का मूल कारण है कि लोगों का बसाव वहां ज्यादा इसलिए है क्योंकि लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ उनका एक दूसरे का प्रतिनिधित्व या एक दूसरे की सपोर्ट भी उस धर्म से संबंधित होती है। यानी व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो धार्मिक कारण भी स्थायित्व का एक आधार है। व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के साथ साथ स्थायी अधिवास में रहता है क्योंकि व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपना कल्चर है वो नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए व्यक्ति अपने गांव, अपने नगर, अपनी बस्ती, अपने परिवार के साथ अपनी संस्कृति में रहना पसंद करता है। अगला जो कारक इसमें बताया कि आर्थिक कारक भी व्यक्ति की स्थायी का। जैसे मान लो हम किसी छोटे से गांव में रहते हैं, व्यक्ति किसी बड़े शहर में जाकर स्थायी बस गया क्योंकि उसको वहां पर एक रोजगार, एक नौकरी मिली, उसको उसके जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा हो गया। तो कहीं ना कहीं आर्थिक कारक भी जो है वो व्यक्ति को स्थायी होने में एक सहायता करता है। इसके कारणों के अंतर्गत यदि आगे बात की जाए तो भौतिक वातावरण की कठोरता। व्यक्ति यदि पूरे, जैसे अपने पहले भी बात की कि विश्व की सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या जो है वो एशिया में रहती है। तो एशिया में रहने का कारण है कि पूरे विश्व की यदि हम ध्रुवों की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो उनमें जनसंख्या कम होने का कारण है कि वहां की तो जलवायु है वो कठोर है, जबकि एशिया की जलवायु जो है वो मध्य जलवायु है, नम जलवायु है, शीत जलवायु है, जिसकी वजह से
भौतिक वातावरण की कठोरता को जहां कम होता है, व्यक्ति वहां रहना ज्यादा पसंद करता है। इसलिए भारत है, चीन है, इसमें विश्व की बड़ी जनसंख्या निवास करती है। तो कठोर वातावरण है, ध्रुवीय क्षेत्र है, जो टुंड्रा क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में लोग कम रहना पसंद करते हैं। तो भौतिक वातावरण व्यक्ति की स्थायित्व को प्रभावित करता है। दूसरा है खाद्य सामग्री। व्यक्ति अपने भोजन प्राप्ति के स्थल पर ज्यादा रहना पसंद करेगा जहां उसको खाद्य सुरक्षा सामग्री प्राप्त हो, यानी जहां कृषि की जाती है, लोग गांव में रहते हैं, गांव से जो अच्छे रोजगार मिलते हैं, रोजगार के साथ साथ लोग नगरों में आते हैं, तो खाद्य सामग्री उनके जीवन की मतलब जीने का जो स्तर है वो निश्चित हो, खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता निश्चित हो, वहां व्यक्ति रहना ज्यादा पसंद करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज भारत के तटीय क्षेत्रों में लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों में लोगों का अधिक रहने का मूल कारण है वहां पर खाद्य सामग्रियों की निश्चितता है। साथ ही साथ जंगली जानवरों से सुरक्षा। व्यक्ति जंगलों में रहना पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां उसके जीवन को खतरा होता है। अब व्यक्ति क्या करता है कि उन क्षेत्रों को छोड़ करके उन क्षेत्रों को चुनता है जहां पर उसको जीवन की सुरक्षा हो, जैसे कि मान लीजिए नगर है, गांव है, तो व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा के लिए जंगली क्षेत्रों को छोड़ करके एक सामूहिक एक अधिवासों को चुनता है जहां उसकी जीवन की सुरक्षा हो सके। साथ ही साथ व्यक्ति के सामाजिक, यानी व्यक्ति स्थायी अधिवास में समाज में रहना पसंद करेगा, यानी उसकी सामाजिक स्थिति के अंतर्गत समाज में रहना, धार्मिक अर्थ में धर्म से संबंधित या अपने समाज के धार्मिक लोगों से जुड़ करके, एक धार्मिक स्थलों से जुड़ करके रहना पसंद करेगा। आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति जहां उसको कमाई हो रही है, उसके रोजगार चल रहे हैं, वहां व्यक्ति अधिक रहना पसंद करेगा। और लास्ट इसमें बताया कि शैक्षणिक दृष्टि से जहां व्यक्ति को शिक्षा मिले। आज हम देखते हैं कि राजस्थान की बात की जाए तो कोटा का विकास सबसे ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक शिक्षा नगरी है। तो शिक्षा की दृष्टि से दिल्ली, कोटा या बड़े बड़े जो नगर हैं, तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ पर स्थायी अधिवास हुए।